ये जो आपका सबसे चर्चित उपन्यास है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, उसमें नीलकंठ शब्द का प्रयोग है। आप चाहती तो विषाक्त भी कर सकती थी, जहरीला हुआ। नीलकंठ अपने आप में एक श्लेष अलंकार जैसा शब्द है जो बहुत सारी चीजों को बताता है। तो क्या आपका कवि हृदय वहां पर उसके नाम रखते समय उसके पीछे था? जी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित मेरा ये उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। तो इसमें ये मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ नाम को लेकर भी बहुत पाठक मुझे सवाल करते रहे हैं, पहले भी आपने भी किया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक पुरानी कहानी है समुद्र मंथन की, जिसमें कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत भी निकला था और विष भी। शिवजी नीलकंठ हुए थे विष पान करके, और अमृत का पान असुरों ने किया था। तो हम सभी असुर हैं, हम जो अमृत निकलता है खनन से उसका पान करने के लिए उस विष को हम लोग उस इलाके के आदिवासियों को, वहाँ की वनस्पतियों को, वहाँ के पशु पक्षियों को पिलाते हैं। तो मरंगोड़ा जैसे तमाम इलाके जहाँ पर इस तरह के खतरनाक खनिज पदार्थों का खनन होता है, वो तमाम इलाके विष का पान कर करके नीलकंठ होते जा रहे हैं। और हम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जरूरतों, जो बड़ी भी जरूरतें हैं, आपने देखा होगा कि पहले जो दुकानें होती थी उसमें दिन में लाइट नहीं जलते थे, या जाड़े में एसी नहीं चलता था, या फैन नहीं चलता था। अब आप उसको बंद करके 24 घंटे उसमें इतने सारे लाइट जला के रखते हैं, एसी ऑन करके रखते हैं, सालों भर कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कितने गांव उजड़ते हैं आपको पता है। एक तो अगर आप बिजली पैदा करते हैं पानी से, तो इतने सारे डैम, इतने सारे बांध बनते हैं जिसके लिए इतने हजारों गांव खत्म हो जाते हैं, लोग विस्थापित हो जाते हैं। अगर आप यूरेनियम, जिससे कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यूरेनियम का खनन करते हैं, उससे कितनी तबाही होती है आपको पता ही नहीं है, स्लो पॉइजन है, उससे कितनी तरह की बीमारियां होती है। आजकल इतने सारी बीमारियां इसी से तो है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये जो हम करते हैं, हम अपनी जरूरतों को बढ़ाते बढ़ाते पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और ये इस धरती के लिए सही नहीं है। जी, आपको लगता है तो मैं बस इतना कह दूं कि मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ का मतलब यही हुआ शीर्षक का, कि मरंगोड़ा जो कि उस जगह का नाम है, वो नीलकंठ हुआ मतलब विष का पान करके शिवजी की तरह नीलकंठ हो गया। और हम असुरों को हमेशा सिर्फ अमृत का ही पान नहीं करना चाहिए, हमें भी विष का पान करना चाहिए। इसमें कितनी कल्पना है और कितना यथार्थ है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ में? देखिए, ये यथार्थ, देखिए कोई भी साहित्य अगर है तो उसमें तो कल्पना भी है और यथार्थ भी है। उसके बगैर, जैसे कोई फिल्म होती है, अगर सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी हो तो उसमें कल्पना का पुट तो होता ही है। तो इसको आप दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। उस सच्चाई को मैंने साहित्य के रूप में कलात्मक ढंग से उसे परोसा है। हाँ, लोग कहते हैं कि सच्चाई देसी घी की तरह होती है, हर को हजम नहीं हो पाती। बिल्कुल। लेकिन आपने जिस गंभीर विषय पर लिखा, लेखनी चलाई और लोगों के दिल तक पहुंची, आपको लगता है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं पर्यावरण को लेकर, वो उतने ही गंभीर हैं, या उतने ही गंभीर हैं जितने लोग बाकी सेशन में जहां पर हैं, और यहां जितने लोग हैं उतने ही गंभीर हैं, उतने ही प्रतिशत, यानी जो क्षमता है लोगों की, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो गंभीर हैं इस सारे मामले को लेकर, जो मामला सबसे गंभीर है? देखिए, हम लोग एक्चुअली सुविधावादी हैं, भौतिकवादी हैं। हमें जहां तक अपना काम निकालना होता है हम लोग निकाल ही लेते हैं। आज मोबाइल देखिए, सबके पास मोबाइल है, मेरे पास भी, आपके पास भी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मोबाइल के भी बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। हाँ। क्योंकि साउथ में जो नारियल के पेड़ है, उसमें नारियल जो फलते हैं, कहा जाता है कि मोबाइल टावर की वजह से उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो जानते हुए भी हम लोग चूंकि भौतिकवादी हैं, सुविधावादी हैं, तो हम लोग कई चीजों को इग्नोर करते हैं। लेकिन इसके लिए जागरूकता लानी जरूरी है। अगर हम कम में गुजारा कर सकते हैं तो करना चाहिए। एक और सवाल मेरे जहन में यह आता है कि जिन आदिवासियों की आपने बातें की, आप 8 साल उनके बीच रही, और तो आपने ये नहीं सोचा कि पॉलिटिक्स के जरिए या बाकी माध्यमों के जरिए इनकी आवाज उठाई जाए, कागज पर उतारने के बजाय? देखिए, 8 साल नहीं, मैं तो जन्म से ही झारखंड में हूँ, और उसके पहले से ही हमारे पूर्वज वहाँ हैं। तो मैं तो बचपन से ही देखी हूँ तमाम चीजों को, और वो कितनी समृद्ध परंपरा रही है आदिवासियों की, इसका भी मैंने जिक्र इस उपन्यास में किया है। उनके मूल्य और तमाम चीजें, मैंने कहा ना कि जो शिक्षित समाज है उससे ज्यादा
ज्ञान उनके पास है जो उन्हें उनके पूर्वजों ने दिया है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास ज्यादा है। और मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं पॉलिटिक्स में उनके लिए काम करने के लिए आई हूँ। और मैं विमेन कमीशन में चेयरपर्सन के रूप में भी मैंने काम किया, आज भी करती हूँ। पॉलिटिक्स में भी रहकर काम किया है समाज के लिए, और राज्यसभा सांसद के रूप में भी मैं उनकी आवाज बन रही हूँ, बनना चाहूंगी। और मैं जिस पार्टी से सेंट्रल विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो उसके माध्यम से भी मैंने जनता के बीच बहुत काम किया है, और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं अब हमारी सरकार लॉन्च की है, ताकि जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई न रुके, खेल के क्षेत्र में जो आगे आना चाहे वो आगे आ सके। बहुत शोषण दोहन हुआ है पिछले दिनों, लेकिन अब धीरे धीरे वो तमाम चीजें सही हो रही है, और उस समाज के लोग बहुत तेजी से हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, खेल के क्षेत्र में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में। जो आपके दोनों उपन्यास हैं, आपकी कहानियां हैं, उनमें ये दोनों उपन्यास आपके पाठकों के दिल के बहुत करीब हैं। आपने कविताओं से शुरुआत की थी, वो कौन सी कविताएं हैं जो आपके दिल के करीब हैं, ये सारे दर्शक आपके दिल में झांकना चाहते हैं? देखिए, कविता मैं चूंकि एकदम शुरुआती दौर की कविताएं थी, तो उनको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि अशोक वाजपेयी जी से लेकर कई जो बहुत साहित्य के जानकार और विज्ञ लोग हैं, उन्होंने कहा कि मेरे दोनों उपन्यासों में कविता है, क्योंकि उसमें रवानगी है और वो एक लय है, छंद है। और चूंकि मेरे उपन्यासों में प्रकृति और प्रेम बहुतायत में है, इसलिए उसमें एक मैंने हमेशा कोशिश की है कि उसमें कविता ना होते हुए भी काव्य का पुट हो। और मैंने जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, एक तो आदिवासी समाज के, उनको भी मैंने गीतों को बहुत जगह जगह पर जहां भी उनके रिचुअल्स और हाँ उनके तमाम शादी ब्याह संस्कार, इन जगहों में मैंने उसे डाला है। और खुद भी लिखते समय इसका ध्यान रखा है कि वो खूबसूरत पंक्तियां बने, क्योंकि मैं बांग्ला भाषी हूँ, और मेरा पहला उपन्यास जो बांग्लादेश पर है, मैं बोरीशाइल्ला, तो उसमें भी मैंने बांग्ला गीतों, कविताओं, कवि जीवनानंद दास की कविताएं और रविंद्रनाथ और तमाम लोगों को मैंने कोट भी किया है। और खुद भी उसमें जो पंक्तियां मैं लिखती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसमें ऐसी काव्यात्मकता हो कि लोगों को उसमें आनंद आए। जी, एक और सवाल कि आपका बहुमुखी व्यक्तित्व रहा है, कवि भी हैं, लेखिका भी हैं, लेखिका मतलब उपन्यासकार, राजनेता भी हैं, तो आप अपनी पहचान किस रूप में चाहती हैं कि आपको पहचाना जाए, किस रूप में? हर एक रूप में, या आपके कोई किरदार है जो आपके ज्यादा करीब है, जल जंगल जमीन और किरदार के साथ साथ? देखिए, मैं तो अपने आप को साहित्यकार कहलाना चाहती हूँ। क्या बात है! क्योंकि वही मेरा जुनून है, और बाकी चीजें तो समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन साहित्य हमेशा रहता है। जब मैं नहीं रहूंगी तब भी मेरा साहित्य रहेगा। और जो विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एमफिल पीएचडी डिलीट भी कर रहे हैं, तो उस पर बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। इतने पाठक पढ़ के जब मुझे फोन करते हैं, या राजकमल प्रकाशन से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए साहित्यकार तो मैं हमेशा रहूंगी। समय की कमी की वजह से काम स्लो हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं उपन्यास लिख रही हूँ एक नया, और नॉन फिक्शन की भी किताब मैं लिख रही हूँ विमेन कमीशन के अपने अनुभव को लेकर। और साथ साथ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को मैं समाज सेवा के रूप में देखती हूँ कि लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, हमारे हाथ में पावर नहीं होगा, तो हम कैसे उनके लिए काम करेंगे? तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहते हैं लोग कि जो छप गया वो कभी खपता नहीं है। इसीलिए अक्षर को अक्षर कहते हैं, क्योंकि उसका क्षरण नहीं होता, उसका कहीं नाश नहीं होता। इसलिए लोग दिखने के बजाय छपना चाहते हैं। दिखना तो ये कि पलक झपकी और दुनिया अंधेरा हो गई, लेकिन लिखा हुआ आपका हमेशा रहता है। इसीलिए लोग उसको अक्षर होना कहते हैं कि आप अमर हो जाते हैं अक्षर की तरह। तो इसलिए आपकी भी इच्छा यह है कि आप छपा हुआ ज्यादा दिखे, ना कि दिखा हुआ छपने के बजाय। बिल्कुल। मुझे हमेशा अंदर से रोज रात को कचोट होती है, अगर मैं ठीक से लिख ना पाऊं तो लगता है कि आज का दिन व्यर्थ चला गया, चाहे मैं कितना भी काम करूं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मूल रूप से एक लेखिका ही हूं। ये जल जंगल और जमीन का जो मसला है, इस पे आपको लगता है कि ये जो इसके खिलाफ संघर्ष है लोगों का, वो सही पेस में, सही दिशा में जा रहा है, या कहीं अटका हुआ, ठहरा हुआ, लटका हुआ, भटका हुआ लगता है आपको?
मैं अपने इलाके के बारे में कह सकती हूँ कि उसमें जागरूकता काफी आ गई है। अब सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, सबको अपने अधिकारों के बारे में पता है और काफी तेजी से वो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लेखन के क्षेत्र से भी बहुत सारे नाम आगे आए हैं। अनुज लुगुन जी हैं, जसिंता जी हैं, निर्मला पुतुल रही हैं और वंदना टेटे हैं। ऐसे बहुत सारे रोज क्रिकेटर जी हैं जिन्होंने अपने समाज के बारे में अपनी लेखनी से लिखा है और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। इसके पहले भी जैसे महाश्वेता देवी ने काफी कुछ लिखा झारखंड के बारे में, आदिवासियों के बारे में। उनकी किताबें हैं बिरसा मुंडा पर, भगवान बिरसा मुंडा पर, बांग्ला में है और उन्हें रोधिकार, और हिंदी में है जंगल के दावेदार। उनके सिद्धू कानू पर भी है उनकी किताबें। इसके अलावा कई हैं, जैसे कुमार सुरेश सिंह जी वगैरह ने भी लिखा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं समाज के बारे में। और अभी की पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी पीढ़ी है, अंग्रेजी मीडियम से भी पढ़े हुए लोग देश विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। तो और फिल्मों में जिस तरह से आदिवासियों को दिखाया जाता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। वो लोग भी बहुत हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में। और बल्कि कई जगह तो मुझे लगता है कि वो दूसरे समाज के लोगों से बहुत आगे हैं।